हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है वो डील करता है अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये कहता है इट डील्स विद द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको आर्टिकल 14, 15 इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं डिटेल में इसकी वीडियोस जो है वो हम निकाल चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आर्टिकल 14 एक जनरल कॉन्सेप्ट देता है इक्वालिटी का, कि किसी के साथ भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी एक जनरल डिस्क्रिप्शन देता है। आर्टिकल 15 जो है उसमें पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है कि किन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। और आर्टिकल 16 जो है दैट इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, और वो कौन सा एम्प्लॉयमेंट है? गवर्नमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज जो होती है, गवर्नमेंट की तरफ से जो जॉब्स दी जाती हैं उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो हर इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आर्टिकल 16 का? सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इसमें जो वर्ड एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत वाइडर कॉनोटेशन है उसकी। वाइडर कैसे? कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एक्सेस टू जॉब की बात नहीं है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, प्रमोशन जो है वहाँ वो किस तरीके से होंगी, परफॉर्मेंस का क्या बेस रहेगा, रिजर्वेशन क्या होगी, एफिशिएंसी की बात की गई है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो दैट मीन्स कि एक बहुत वाइडर कॉनोटेशन एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे दी गई है। और इसी के साथ साथ ये अपॉइंटमेंट की भी बात करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की, यानी स्टेट सर्विसेज की, जो स्टेट जो जॉब प्रोवाइड करवाता है उसकी बात करता है। अब हम आर्टिकल 16 के क्लॉज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन ऑल पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो स्टेट कंट्रोल जितनी भी जॉब्स हैं, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जितनी भी है, उसमें स्टेट को इक्वालिटी प्रमोट करनी है। और वो कैसे करनी है? कि स्टेट इन जॉब्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। उसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है वो ग्राउंड्स की बात करती है। हमने जैसे बोला कि स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बता दिया गया है, स्पेसिफिकली बता दिया गया कि कौन से ग्राउंड से जिसपे स्टेट बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, और वो है आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट। आपने इससे पहले आर्टिकल 15 में देखा होगा कि ये 5 क्लॉज थे जिसके बेसिस पे स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। आर्टिकल 16 में 2 जो हैं वो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका क्वेश्चन ये होना, आपको ये समझ आनी चाहिए कि रिजर्वेशन तो फिर भी है, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे जो है वो कहीं ना कहीं, रेजिडेंस के बेसिस पे भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो वो कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की। जैसा कि मैंने आपको बोला कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 जो है वो कहता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना ऑन 7 ग्राउंड्स पे। तो दैट मीन्स कि क्या स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो ये आर्टिकल जो आर्टिकल 16(3) है ये बेसिकली एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का। वो कैसे है? वो ऐसे कि ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। दैट मीन्स कि वहां पे बोला गया था रेजिडेंस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि रेजिडेंस के बेसिस पे अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, यानी वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकती है रेजिडेंस को बेस बना के। तो ऐसा क्यों किया जाएगा? तो इसको लेके बहुत सी डिबेट्स आई और ये बोला गया कि इस रिजर्वेशन को एक कॉम्पनसेटरी बेनिफिट की तरह देखा जाएगा। ये असर्टिव है इन नेचर में, इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि किसी स्टेट में कोई बैकवर्ड एरिया है, रेजिडेंस मतलब कोई स्टेट है जिसमें कोई ऐसा एरिया जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड एरिया होने की वजह से वहाँ के लोगों की जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। तो उस पूरी स्टेट में फॉरवर्ड जो लोग हैं, यानी कि जो फॉरवर्ड एरियाज हैं,
उनके इक्वल बैकवर्ड एरिया को करने के लिए ज़रूरी है कि रेजिडेंस को जो है वो बेस बनाया जाए रिजर्वेशन का, सो दैट वो बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं वो फॉरवर्ड एरिया के इक्वालिटी में आ सके। जब वो इक्वालिटी होगी तभी हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को जो है वो एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वो भी रिजर्वेशन की बात करता है, बट यहाँ पे बेस रेजिडेंस नहीं है, यहाँ पे बेस है डिसएडवांटेज सेक्शन, कि इंडिया में जो भी डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं, यानी कि जो फॉर एग्जांपल बैकवर्ड क्लासेस हैं, क्या उनको फॉरवर्ड क्लासेस के इक्वल लाने के लिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 16(4) कहता है कि जो भी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनको एडवांटेज पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि रिजर्वेशन जो है, इस पे जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत एक वाइडर कॉनोटेशन देता है, कि मतलब यहाँ पे सिर्फ रिजर्वेशन हम नहीं दे रहे हैं, इसके साथ साथ बाकी चीज़ों को भी कंसिडरेशन में रखा जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये डिसएडवांटेज ग्रुप होगा कौन सा, ये डिसएडवांटेज जो ग्रुप जो है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, सीलिंग लिमिट क्या होगी, अगर हम इनको रिजर्वेशन देते हैं तो उसकी सीलिंग लिमिट क्या होगी, जॉब एफिशिएंसी, यानी कि अगर कोई रिजर्वेशन के बेसिस पे जॉब एक्वायर करता है तो क्या वो एफिशिएंटली उस जॉब के साथ डील कर पाएगा। तो ये सारे इश्यूज जो थे वो आर्टिकल 16(4) क्लॉज में जो है वो कवर किए गए हैं, और बहुत से केसेस और अमेंडमेंट्स के थ्रू ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है इसकी एवोल्यूशन हुई है। अभी ये 16(4) बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो रिजर्वेशन है उसको वैलिड बताया है और वो कंटिन्यू रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 का जो मैं आपको बता सकती हूँ, बहुत से क्राइटेरिया थे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, क्या सीलिंग लिमिट होगी, वो सब अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आया कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, दैट मीन्स कि ऐसी कौन सी बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनको रिजर्वेशन दी जाएंगी। तो बोला क्या, जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दी जाएगी अलोंग विद एससीज एंड एसटीज। तो इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया जिसे बोलते हैं बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया और कहा कि 16 क्लॉज 4 के अंडर सिर्फ उन्हीं बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलेगी जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड होंगी, और प्लस एक और चीज कि अगर उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन सर्विसेज अंडर स्टेट, यानी वो क्लासेस जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और प्लस साथ ही साथ उनको स्टेट सर्विसेज में अच्छी से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, तो उन्हीं को आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंडर अवेलेबल करवाई जाएगी रिजर्वेशन। अब हम बात करते हैं कि सीलिंग लिमिट की बात करते हैं। हुआ ये कि इस सीलिंग लिमिट को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसको बोलते हैं देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को कैरी फॉरवर्ड केस भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर बाय द वे एससीज और एसटीज को लेके अगर फॉर एग्जांपल एक साल में 10 सीट्स आई हैं और वो पूरी सीट्स फुलफिल नहीं होती हैं, यानी सिर्फ 5 ही कैंडिडेट जो थे वो उस सीट को फिल कर पाए, तो 5 सीट जो है वो बच जाएंगी। तो उन 5 सीट्स को वो एक बैकलॉग की तरह देखी जाएगी और उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यानी सब्सिक्वेंट ईयर में वो जो 5 सीटें उनको मर्ज किया जाएगा, जो सब्सिक्वेंट ईयर में नई सीट्स निकाली जाएंगी। तो वैसा ही हुआ कि 17% रिजर्वेशन जो थी वो एससीज और एसटीज के लिए सीट्स जो थी वो रिजर्व थी, लेकिन उसके सब्सिक्वेंट ईयर में ये कुछ 1960s की बात है या 50s की, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, उसमें 64 कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी को, इस कैरी फॉरवर्ड रूल को फॉलो करते हुए 64% सीट्स जो थी वो एससी और एसटीज के लिए रिजर्व कर दी गई। तो उस पर यह केस आया इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि कैरी फॉरवर्ड रूल इनवैलिड हो जाएगा अगर सीलिंग लिमिट 50% से क्रॉस कर जाती है। दैट मीन्स कि कैरी फॉरवर्ड में अगर 50% से सीट ज्यादा रिजर्व कर दी जाती हैं बैकवर्ड क्लासेस एससी और एसटीज के लिए, तो वो इनवैलिड माना जाएगा। अब हम बात करेंगे एक्सटेंट। तो इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कमीशन बनाया गया था कि भाई किन कास्ट
जो हैं सॉरी कौन से बैकवर्ड कास्ट हैं जिनको कंसिडरेशन में लाया जाएगा रिजर्वेशन देने के लिए, क्या एक्सटेंट है उनका। तो उसको लेके एक कमीशन बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, जो बहुत फेमस कमीशन था, जिसे हम बीपी मंडल कमीशन भी कहते हैं, जो कि दी देन गवर्नमेंट मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके अंडर बनाया गया था 1979 में। इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, उसमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि इंडिया में 3743 कास्ट जो हैं वो बैकवर्ड हैं और इसीलिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% कोटा जो है वो रिजर्व्ड कर देना चाहिए। और वीपी सिंह गवर्नमेंट जब 1990 में आती है तो उस गवर्नमेंट ने इनकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए 27% रिजर्वेशन जो थी वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को ले। इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आ जाता है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को हम मंडल कमीशन केस भी कहते हैं एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 16। तो इस कमीशन में ये जो 27% ऑफ कोटा जो कि इस कमीशन के अकॉर्डिंगली इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेंस दी थी जिसको गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको वैलिड माना और बोला कि 27% कोटा जो ओबीसी के लिए वो वैलिड है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्डिक्ट दिया और कहा कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ अपॉइंटमेंट के टाइम पे मिलेगी, प्रमोशन के टाइम पे कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीलिंग लिमिट है, यानी चाहे वो आप कैरी फॉरवर्ड करके कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, इट शुड नॉट बी एक्सीड बाय 50%। तो दैट मीन्स, और एक और चीज बोल दी कि एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को छोड़ के ये जो सीलिंग लिमिट है ये 50% क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसको लेके पार्लियामेंट जो था उसकी पावर को बहुत कम कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स करके दोबारा से जो है वो ये जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट था इसकी और ज़्यादा इवैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट की। जैसे 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995 में लाया गया, जिसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 4A ऐड किया गया और ये बोला गया कि जो प्रमोशन है उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाएगा जो भी सोशली, इकोनॉमिकली और बैकवर्ड क्लासेस हैं, चाहे वो SCs और चाहे बैकवर्ड क्लासेस हैं। और ये क्यों किया जाएगा, इस पे पार्लियामेंट ने एक अपना जो नोशन दिया वो ये दिया कि ये करियर डेवलपमेंट के लिए, करियर डेवलपमेंट मतलब कि अगर हो सकता है कि इवन की अपॉइंटमेंट के बाद भी इन क्लासेस के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो उनकी करियर डेवलपमेंट के लिए प्रमोशन में भी इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। उसके बाद पार्लियामेंट लेकर आया 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000, जिसमें नया क्लॉज ऐड किया गया, दैट इज 16(4) क्लॉज बी, सब क्लॉज बी ऐड किया गया, जिसमें कैरी फॉरवर्ड रूल जो है वो बोला गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल रहेगा और अगर वो 50% एक्सीड करता है तो वो कर सकता है। इसी के साथ साथ 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 आया, जिसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का कंसेप्ट आया, जो हमने यहाँ पढ़ा था कि प्रमोशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट के थ्रू ये बोला गया कि SC, STs और OBCs जो हैं उनको इन मैटर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन में सीनियोरिटी कॉन्सिक्वेंशियल की कंसिडरेशन दी जाएगी। दैट मीन्स कि वो अपनी सीनियोरिटी को रिटेन रख सकते हैं ओवर जनरल कैटेगरी। तो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 16 क्लॉज 4। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की। आर्टिकल 16(5) क्लॉज कहता है कि अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऑफिस में या उसके मेंबर बनने के लिए अगर रिलीजन जो है उसको कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है हाँ किया जा सकता है। किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मेंबर बनने के लिए या उस ऑफिस को ऑप्ट करने के लिए अगर रिलीजन कंसीडरेशन है तो वो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 2 के वायलेटिव नहीं होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है और वो एक्सपर्टाइज जो होगी वो उन्हीं लोगों में होगी जो उस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो दैट मीन्स आर्टिकल 16 क्लॉज 5 जो है वो रिलीजन को बेस बना के किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ऑफिस का मेंबर बनाने के लिए रिलीजन को कंसिडरेशन में ला सकते हैं। इसके बाद आ गया आर्टिकल 16 क्लॉज 6। ये बहुत लेटेस्ट आर्टिकल है जो कि 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो है वो 2018 में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना है। इस अमेंडमेंट के अंडर
जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन थी, सॉरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो है वो जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% रिजर्वेशन की बात की गई है। लेकिन इसको लेके बहुत से कंट्रोवर्सीज हैं आर्टिकल अमेंडमेंट 103 को लेके। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, इससे रिलेटेड कौन से केसेस है इस पे हम एक अलग वीडियो करेंगे। बस आपको मैं इतना समझा देती हूँ कि आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन दी गई है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके अकॉर्डिंगली सुप्रीम कोर्ट ने इस 10% रिजर्वेशन को अपहोल्ड रखा है और ये कहा है कि ये जो रिजर्वेशन है ये कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करती है और इस रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन नहीं किया जाएगा। उसके पीछे के कौन से केसेस है, क्या है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये था आपका आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 स्पेसिफिकली डील करता है नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स यहाँ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं चल रही, सिर्फ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट्स की बात करिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 पर्टिकुलरली ग्राउंड्स पे बात करता है कि किस ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। आर्टिकल 16(3) एक्सेप्शन है क्योंकि वहां पे रेजिडेंस को बेस बना सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो है वहां पे जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन थी इंक्लूडिंग एससी और एसटीज, उनको किस तरीके से रिजर्वेशन देनी है और किस किस केस के थ्रू इस पूरी रिजर्वेशन का जो पॉलिसी है उसको कैसे इसकी इवैल्यूएशन की गई, कैसे इसको एवोल्यूशन की गई। एंड उसके बाद 16 क्लॉज 5 में हमने देखा कि कौन से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें रिलीजन को कंसिडर करके रिजर्वेशन कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा 16 क्लॉज 6 जो कि बिल्कुल एक नई अमेंडमेंट हुई थी अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसमें 2018 में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई गई है। बट आपको याद रखना है ये वीकर सेक्शन फ्रॉम द अपर कास्ट है। इसी चीज को लेके बहुत सी कंट्रोवर्सी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।